वेल हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम मोनोपोली के अंदर उसकी मोनोपोली की डिग्री के मेज़रमेंट के बारे में देखेंगे और कुल मिला के मोनोपोली को समाप्त कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने मोनोपोली को। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी फार्मूले हैं इनके डिग्री को नापने के। इसमें सबसे माना जाना है लर्नर्स इंडेक्स, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। ये मेज़र करता है मोनोपोली के डिग्री को प्राइस में एक्सेस से, जो कि मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत से ज़्यादा होता है। ये कहते हैं कि अगर हमें मोनोपोली की डिग्री निकालनी है तो हम प्राइस से सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करेंगे और इन सब को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें डिग्री मिलेगी मोनोपोली की। ना केवल ये, कहते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं इसको भी देखते हैं। मोनोपोली में होता यूं है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एम आर के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट एम आर के बराबर होता है और एम आर होता है पी इंटू वन माइनस वन अपॉन एन, बड़ा वाला एन, टू टी। ये होता है। अब जो एम आर है, ये वैल्यू हम एम सी की जगह रख देंगे। ये वैल्यू रखते ही हमारे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, वो एल इक्वल टू ये हो जाएगी। इसको आप मैथ लगा के करिएगा और कुछ नहीं। इसमें और एक महाशय है, इन महाशय का नाम है हिर्शमैन हरफिंडल इंडेक्स। ये एच से दर्शाते हैं कि मोनोपोली कैसी होती है। इनका कहना है अगर किसी फर्म आई का मार्केट में शेयर एस है तो उसके मोनोपोली को हम एच इक्वल टू सिग्मा एस आई टू दी पावर टू से दर्शा सकते हैं। समझे आप? यहाँ पे आई फर्म है, एस उसका शेयर है मार्केट में और ये उसका स्क्वायर है। इसके अलावा लर्नर ने एक और चीज़ दी थी, कहा कि डोमेस्टिक मोनोपोली इंडेक्स भी हम निकालेंगे और उसके लिए एल के नीचे छोटा डी लगा देंगे। ये लगाते ही हमारे पास पी डोमेस्टिक माइनस पी इंटरनेशनल अपॉन पी डोमेस्टिक लगाने से हम डोमेस्टिक घरेलू घरेलू एकाधिकार के बारे में, उसके पावर के बारे में, शक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो ये हुआ कुछ मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मोनोपोली का अंत आ गया है और इसका अंत होगा बायलैटरल मोनोपोली के बारे में जानने के बाद। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? यहाँ पे हम दो यानी कि बायर और सेलर के एमसी और एमआर डिमांड कर्व, सिमिलरली इसके एमसी एमआर डिमांड कर्व का कंपैरिजन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो एमआर कर्व है बायर का, वो डिमांड कर्व होता है सेलर का। ये जो आप देख रहे हैं ये बायर का एमआर कर्व है और डिमांड कर्व है सेलर का। साथ ही साथ जो एमसी होता है सेलर का, वो सप्लाई कर्व होता है सेलर का, जो कि वो मानता है बायर से। तो ये एमसी है सेलर का, जो कि सप्लाई कर्व है सेलर का। ऐसा लगता है उसे कि बायर को इतनी आवश्यकता है। इतना समझने के बाद, चूंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये अपवर्ड है, और अगर अपवर्ड है तो जो इस पर सीमांत लागत आएगी, एक्सपेंस होगा, या फिर कहें जो एमसी कर्व है बायर का वो स्टीपर होगा। तो इसी को स्टीपर कहते हैं। ये थोड़ा ऐसे हो जाए तो एकदम खड़ा हो गया, राइट। सिमिलरली ये स्टीपर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टीपर कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये एक स्टीपर है और दूसरा जो स्टीपर है वो ये स्टीपर है। तो जो चिपक के रहें, बस थोड़ी सी जगह छोड़े रहें, उनको हम स्टीपर कहते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप पिछली वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहाँ पे आपको 5 सिचुएशन मिलेगी। 2 स्टीपर हैं, बाकी 3 स्टीपर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो बायर रहेगा वो अपना एम आर एम सी के बराबर लाने के प्रयास करेगा और उसको मिलेगा कहाँ पे,
ई बायर पे, ये सिचुएशन उसे कहाँ मिलेगी, ई बायर पे, यानी उसने एम सी जो उसका था बायर का, उसने एम आर के बराबर लगाया और उसको यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिला। इक्विलिब्रियम मिलते ही वो क्या करेगा, अब जो उसका इक्विलिब्रियम है एम ई बायर और एम आर बायर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एम आर बायर है और ये एम ई बायर है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये अपना दिमाग लगाएगा और सोचेगा कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो ये यहाँ ऐसे दिमाग लगाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे एम सी कर्व जो है सेलर का, जो कि वास्तविकता में सप्लाई कर्व है सेलर का, उसके हिसाब से, और बायर यहाँ इतना पैसा देना चाहेगा इतनी क्वांटिटी के लिए, यानी पी बायर ये प्राइस देना चाहेगा बायर, और कितनी क्वांटिटी के लिए, तो क्यू भी क्वांटिटी के लिए वो पी बायर प्राइस देना चाहेगा। ये जो अभी तक आपने पढ़ा ऊपर वाला, ये बायर के पर्सपेक्टिव से था। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसे हम सेलर पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, और जब हम इन दोनों को देखते हैं तो उसी को कहते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। तो दूसरी सिचुएशन में सेलर एम आर कर्व को बायर का डिमांड कर्व समझने लगता है और अपना एम आर कर्व खींच देता है। एम आर कर्व ये है सेलर का, ये खींचने के बाद ये अपना एम सी मिलाने का प्रयास करता है और इसको वो मिलता है ई सेलर पे। ये जो पर्पल कलर में है ई सेलर, उसको ये सिचुएशन यहाँ मिलती है। ये सिचुएशन मिलते ही वो भी प्रोजेक्शन करता है, अपना पैसा बढ़ाने का प्रोजेक्शन करता है कि मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ। बायर ने घटाने का प्रयास किया तो वो यहाँ से यहाँ चलाया, सेलर क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा तो यहाँ से यहाँ चलाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ पे ई सेलर ऊपर की ओर। और इफ़ जो बायर है वो वर्टिकल बैकवर्ड लेता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये खरीद लेगा सेलर से, और सेलर का जो एम सी कर्व है, एम सी कॉस्ट कर्व है, वो ही उसका एम सी कर्व भी बन जाएगा और इस प्रकार से वो प्रोड्यूस करेगा बी पे, राइट। तो जो आपने यहाँ पे देखा, बायर ने पूरा जुगाड़ लगा के यहाँ पहुँचा और वो इतना तैयार है देने के लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए इतना पैसा। सेलर ने अपना जुगाड़ लगाया, यहाँ पहुँचा और उसने मैक्सिमम दाम यहाँ देखा, यहाँ पे इतना प्राइस लगा के इतनी क्वांटिटी वो देने को तैयार है। इसी को हम कहते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। बाइलेटरल मोनोपोली में क्या होता है, जो एमसी कर्व है सेलर का वो सप्लाई कर्व होता है सेलर का, जैसा कि बायर मानता है। जो एमआर होता है बायर का वो डिमांड कर्व होता है सेलर का, ऐसा मानता है बायर। तो ये था मोनोपोली में डिग्री कैसे मापते हैं और बाइलेटरल मोनोपोली होती क्या है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ से मुख्य टॉपिक विषय स्टार्ट होता है, इसे हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।